हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल एंड वेजिटेशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक में से पेपर्स में हर बार एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल एंड वेजिटेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके काफी चांसेस हैं पेपर्स में पूछे जाने के। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एलोवेल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लॉम टू क्ले, दे आर जनरली। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है, जो एलोवेल सॉइल है वो वेरी करती नेचर है, मतलब कि वो जो है हमें नेचर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलती है। कहीं पे हमें सैंडी लॉम मिलती है या फिर कहीं पे हमें क्ले की फॉर्म में मिलती है। तो पूछा गया दे आर जनरली, वो जनरली होती कैसी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। मतलब कि जो एलोवेल सॉइल होती है ये हमारी पोटाश के, इसके अंदर पोटाश की मात्रा होती है, जो पोटाश की क्वांटिटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत कम होता है एलोवेल सॉइल के अंदर। अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। एलोवेल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम दैट ऑफ सैंडी लॉम टू क्ले, ये ऊपर पढ़ चुके हैं पहले ही। दे आर यूजली रिच इन पोटाश एंड बट पुअर इन फॉस्फोरस। तो पोटाश में तो ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब ये सुटेबल फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, लेकिन जो ये जो एलोवेल सॉइल है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे कि सीरियल्स, कॉटन्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर कैन। जहाँ पे ये सब उगते हैं वहाँ पे मान लीजिए एलोवेल सॉइल का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है ये लिखा है क्यों ऐसा होता है कि पोटाश ज़्यादा मिलता है और फॉस्फोरस, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आपका मन करे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलोविल सॉइल। तो हमसे पूछा गया है कि एलोविल सॉइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आप बिल्कुल जब क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टेटमेंट वाला, तो ये लास्ट वाली लाइन जो होती है इसको जरूर पढ़ें। यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा गया फिर नॉट करेक्ट, तो हमसे यहाँ पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। जो 1, 3, 4 स्टेटमेंट है वो एलोविल सॉइल के बारे में बिल्कुल सही है। फर्स्ट है दे आर जनरली रिच इन पोटाश, जो कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। थर्ड है खादर एंड भांगर आर एलोवेल सॉइल्स, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ है दी सॉइल्स आर लोमी एंड क्लेई, ये भी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे नया कौन सा था, थर्ड पॉइंट जो है वो था नया, खादर एंड भांगर जो है ये भी एलोवेल सॉइल है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है खादर एंड भांगर। तो खादर एंड भांगर, तो गाइज खादर इज न्यू एलोवियम डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एंड भांगर इज ओल्ड एलोवियम डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड्स प्लेन। तो गाइज बेसिकली होता क्या है, जो हमारा भांगर होता है ना वो भी पहले खादर ही होता है, बट क्या होता है जब बाढ़ आती है तो जब समझ लीजिए भांगर है जमा हुआ है, जब बाढ़ आती है तो वो जो उस जमी मिट्टी को हटा देती है वहां से और नई मिट्टी उसकी जगह ले लेती है। तो उस नई मिट्टी को हम बोल देते हैं खादर। और जो पहले भांगर थी, मतलब कि जो वो पहले खादर ही थी, पर जो नई मिट्टी आई तो उसने उसको हटा दिया और उसने उसको बोला गया खादर। अब जो मिट्टी हटी है वहां से उसको हमने नाम दे दिया भांगर। तो बेसिकली ये रीजन होता है खादर और भांगर में। खादर जो है नई मिट्टी को कहते हैं और भांगर जो है वहां से जो मिट्टी हट गई है, मतलब कि पुरानी हो गई इसकी जगह नई वाली ले ली, तो उसको हमने नाम दे दिया भांगर का। और जो है हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी ऊपर आप दोबारा पढ़ेंगे, इट इज फाउंड ओनली इन अपर गंगेटिक प्लेन। यहाँ बोला गया है कि ये जो एलोवेल सॉइल है ये सिर्फ जो है अपर गंगेटिक प्लेन में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी एलोवेल सॉइल है ये हमें और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है इंडिया के। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है हमें एलोवेल सॉइल, और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में मिलती है, और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हमें एलोवेल सॉइल मिलती है, और ईस्टर्न कोस्टल रीजन में मिलती है। और भी कई जगह मिलती है, पर ये जो दो तीन जगह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें एलोवेल सॉइल देखने को मिलती है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था बिल्कुल गलत हुआ कि हमें सिर्फ गंगेटिक प्लान में नहीं मिलती, और भी जगहों पर मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेदरिंग प्रोसेस इन द सॉइल फॉर्मेशन। तो हमसे यह पूछा गया है कि इनमें से हम बताना है कि जो हमारा वेदर है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो कैसे हेल्प करता है सॉइल को बनाने में। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल इस जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन होती है इसको जरूर पढ़ना है कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है या फिर नॉट करेक्ट। तो हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्या है, द रेगुलर वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स रिजल्ट्स इन द लूसिंग ऑफ इट्स ग्रेन। मतलब कि जो हमें कभी कभी बारिश, कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है जो हमारी चट्टानें होती है वो जो है अपने जो उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े लूज हो जाते हैं, हमें नहीं दिख पाते, बट जो अंदर से वो थोड़े थोड़े लूज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है, बार बार सूखा पड़ रहा है, तो जो है पत्थर पे भी इफेक्ट पड़ता है।
और सेकंड स्टेटमेंट है द रिपीटेड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ क्रैक्स एंड क्रेविसेस इन रॉक्स, मतलब कि और कहीं जहाँ पे बर्फीली जगह पे जब एकदम जम जाता है कभी कभी तो, और कभी कभी जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, मतलब कि जो जमा कभी कभी तो बर्फ पड़ती है और कभी कभी गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या होता है हमारी रॉक के अंदर जो है वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो भी जो है हेल्प करते हैं सोइल को बनाने में। तो गाइस इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे अगली साइड में, ताकि आपको जो इस क्वेश्चन को है अच्छे से समझ सकें। तो अभी चलते हैं अगली साइड पे। तो गाइस ये हमारी थर्ड साइड, इसमें ये बताया गया है कि वेदर कैसे हेल्प करता है सोइल को बनाने में। तो गाइस मैं हर टॉपिक को जो हिंदी में पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहला पॉइंट जो है वो है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। तो गाइस इसमें बोला गया है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे जब धूप पड़ती है लगातार, तो जो पहाड़ के जो पार्टिकल्स है उनको थोड़ा एक्सपेंड करती है, मतलब कि फैलाती है। आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, कभी जब आप गीली मिट्टी होती है, जब धूप वो उसको सुखाती है, तो आपने देखा होगा गीली मिट्टी में जब कभी कभी क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो वो गाइस धूप की वजह से होता है, जब धूप जो है लगातार पड़ती है तो जो है रॉक के सरफेस को या फिर मिट्टी के सरफेस को जो है फैलाती है, तो उसकी वजह से जो है क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे होता है गाइस, जो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है, जब धूप उसके अंदर लगातार पड़ती है किसी पत्थर के ऊपर, तो उसको ना थोड़ा ढीला कर देती है, उसमें थोड़ा क्रैक आ जाता है। फिर जब बाद में जब बारिश का मौसम आता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, और फिर जब सर्दी आती है तो वो जो पानी है जम जाता है, और आपने सबको पता होगा पानी जमने पर फैलता है। आपने देखा होगा अपने घर में जब फ्रिज में बोतल जमा देते हैं, अपनी बोतल से भरी पानी, जो पानी भरा होता है बोतल में, उसको जमा देते हैं, तो कभी कभी जब बोतल फट जाती है, तो क्यों होता है ऐसा, जबकि ये जो है पानी जो है जमने के बाद जो है फैलता है। तो ऐसे ही होता है जब रॉक के अंदर पानी भर जाता है और फिर सर्दी का मौसम आता है, तो वो जो है बर्फ फैलती है, तो उस जो क्रैक है उसको और चौड़ा कर देती है। तो ऐसे ही गाइस ये जो है प्रोसेस एक के बाद एक होता रहता है, बार बार काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो वो भी जो है हेल्प करता है रॉक से मिट्टी बनाने में। सेकंड पॉइंट है हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब कि हीटिंग एंड कूलिंग वाला ये है जो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है, मतलब कि जैसे आर्कटिक सर्कल में हो गया, एरिड रीजन में हो गया, मतलब कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं बारिश होती है, काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें सॉइल को बनाने में, क्योंकि जो है जब बार बार पत्थर पे जो है कभी धूप पड़ेगी बहुत तेज और कभी फिर बारिश आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है रॉक के पार्टिकल्स को जो है वो लूज करेगा और जो है मिट्टी को बनाने में हेल्प करेगा। और थर्ड पॉइंट है वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब कि जो रॉक होती है वो कब फूलती है, जब गीली मिट्टी होती है तो वही रॉक फूल जाती है, और जब श्रिंक हो जाती है, मतलब जो सूखा जब सूखा पड़ता है तो वो जो है सिकुड़ जाती है। तो बार बार फूलना सिकुड़ना ये भी हेल्प करता है मिट्टी को बनाने में। तो हमारा जो वेटिंग एंड ड्राइंग का जो वेदर होता है वो भी काफ़ी हेल्प करता है मिट्टी को बनाने में। अब है फोर्थ, ग्राइंडिंग एंड रबिंग। आपने देखा होगा जो नदी के किनारे पे पहाड़ होते हैं, जब बार बार उन पे जो नदी का किनारा होता है उस पे जो बार बार पानी आता है बहुत तेजी से और टक्कर मार के पहाड़ को वापस चल जाता है, तो बार बार आना जाना, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है मिट्टी को बनाने में। जब आप किसी पत्थर पे बार बार कुछ चीज मारोगे और तो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल टूटेंगे, ऐसे ही होता है पानी के साथ, जब पानी बार बार आगे पहाड़ पर टच होता है फिर वापस चल जाता है, फिर आगे बहुत तेजी से टच होता है, तो वो कहीं न कहीं जो है पहाड़ के पार्टिकल्स को लूज़ कर देता है। और फिर लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज़म्स। तो गाइस जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, तो क्या होता है मिट्टी बननी शुरू हो जाती है। उसका जो ऑर्गेनिज़्म है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिट्टी को बनाने में। जैसे आप मान लीजिए अर्थवर्म, आपने सभी को सुना होगा, अर्थवर्म जो है काफ़ी हेल्प करता है मिट्टी को बनाने में। कहीं-कहीं जगह पे जो है अर्थवर्म को खरीद के अपने खेतों में, जो खेत होते हैं, जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं, वो अर्थवर्म को खरीद के लाते हैं और अपने खेत में जानबूझकर छोड़ते हैं। क्योंकि जो अर्थवर्म होता है, वो क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर बहुत छोटे-छोटे हमें दिख भी नहीं पाते ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको खाता है और वो जो अपना वेस्ट निकालता है, वो जो है मिट्टी में मिक्स हो जाता है। और उसके वेस्ट जो अर्थवर्म का वेस्ट होता है ना, वो जो है वेस्ट जो है जब मिट्टी में मिलता है, तो जो मिट्टी को है काफ़ी अच्छी मिट्टी बनाता है, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी बन जाती है। तो ऑर्गेनिज़्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने में। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो वेदर जो है हेल्प करता है मिट्टी को बनाने में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमong द फॉलोइंग इज नॉट द ट्री ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्री जो है वो डिसीडियस फॉरेस्ट का ट्री नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रबड़। तो गाइस हमारा रबड़ है, ये हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। रबड़ का जो पेड़ है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। तो जो ऊपर के फर्स्ट है बिर्चिज, बी एस चेस्टनट्स एंड सी है बीचीज, ये हमारे जो है डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है
पर डी नहीं है। मैं आपको गाइस दिखाता हूँ डिसीडियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं। तो गाइस ये हमारी फोटो डिसीडियस फॉरेस्ट की। तो गाइस डिसीडियस फॉरेस्ट जो है 2 तरह के होते हैं। एक कौन से होते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इन दोनों के बीच में। क्या होता है जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो तो ऐसे होते हैं जो आपके सामने मैंने फोटो दिखाई है। पर जब इनकी सारी पत्तियां झड़ जाती है तो इनको जो है हम ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन के बारे में और भी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ही गाइस हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो एग्जांपल थे डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल कौन कौन से नहीं थे, तो उसमें रबर जो था वो डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल नहीं था। और बाकी ये थे जो थे वो हमारे एग्जांपल थे डिसीडियस फॉरेस्ट के। ऐसे और भी ट्रीज हैं जैसे ऑक्स, बीचेस, एस्पेंस, मैपल्स, ये सारे जो है एग्जांपल है किसके, ये काफी डोमिनेंट ट्रीज है, काफी प्रमुख ट्रीज है डिसीडियस फॉरेस्ट के। तो आप इन सबको पढ़ लेना। क्या पता कौन सा ये आपसे ट्री के नाम पूछ ले और कह दे कि कौन सा ये इनसे कौन सा डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल है। और जो गाइस इन सब की जो शेप साइज जो है वो अलग अलग होती है। ये तो आप सभी को पता ही है कि हर पेड़ जो है हर शेप का नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। और दूसरा था सम ऑफ द कमर्शियल सिग्निफिकेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ऊपर हमने पढ़ा था डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। अब ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो इसके कौन कौन से ट्री है इंपोर्टेंट, इवनॉय, रोसवुड, मोगने, रबड़ एंड चिंचोना। ये गाइस के कुछ प्रमुख डोमिनेंट ट्रीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जिसमें से हमने ऊपर के जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें रबड़ का एग्जांपल दिया गया था। ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा टीक। तो गाइस ये टीक जो है काफी डोमिनेंट स्पीसीज है किसकी, ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट की। तो टीक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे और भी दिए हुए हैं शीशम, खेर, कुसुम, अर्जुन, ये सारी जो है स्पीसीज है डिसीडियस फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की। और जो इसके ऊपर पॉइंट था रबड़ वाला वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है इनमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें चार, तो हमें बताना है कि इनमें ये कौन सी सॉइल की स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कि किस सॉइल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड सॉइल। तो गाइस जितनी यहाँ पे स्टेटमेंट है ये सारी जो है रेड सॉइल की स्टेटमेंट्स हैं। पढ़ते हैं। पहली क्या है, एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब कि जो रेड सॉइल में हमें जो है आयरन ऑक्साइड मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमारी सेकंड है, इन लो लेइंग एरिया इट इज़ फाउंड एज अ क्ले, मतलब कि जो लो लेइंग एरिया होते हैं उसमें जो है रेड सॉइल जो हमें किस रूप में मिलती है, क्ले के रूप में मिलती है। ऐसे ही हायर लैंड एरिया जो होते हैं वहाँ पे हमें मिलती है अनकॉन्सोलिडेटेड सोइल के रूप में मिलती है हमें। थर्ड है, सुटेबल होती है ग्रोइंग ग्राउंडनट्स एंड पोटैटो, मतलब कि इस मिट्टी पे हम रेड सोइल पे जो हम ग्राउंडनट्स और पोटैटो अच्छी तरीके से बो सकते हैं। और फोर्थ है, पुअर होती है इन लाइम, ह्यूमस एंड फॉस्फोरिक एसिड, मतलब कि जो रेड सोइल होती है इसके अंदर हमें जो है लाइम, ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं ब्लैक सोइल, एरिड सोइल, लेटरेट सोइल के और बारे में। तो चलते हैं फिर अगली स्लाइड में। तो गाइज पहले रेड सोइल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी की सोइल के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज जो यहाँ पे मैंने रेड सोइल की स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है, वो इसकी जो है नेगेटिव पॉइंट्स करे हैं आपकी बात, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन था उसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या पता पेपर्स में आपसे जो है नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए कि स्टेटमेंट में नेगेटिव पॉइंट्स लिख दें और फिर ये बोल रहा है कि ये कौन सी सोइल के जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो गाइज रेड सोइल का जो एक पहला नेगेटिव पॉइंट है ये हैव लो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कि काफ़ी जो इसकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है, इट इज़ रिलेटिवली लेस फर्टाइल, काफ़ी लेस फर्टाइल सॉइल होती है और इसको जो है लेकिन रेड सॉइल को जो है नीड लगी चाहिए होता है हैवी एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर। मतलब अगर हम रेड सॉइल के ऊपर कोई अपनी फसल उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लगातार जो है इरिगेशन, उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी लगातार देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये दो दो स्टेटमेंट है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है रेड सॉइल के बारे में। तो शायद आपसे पेपर्स में आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पॉइंट्स लिख दें और आपको बोला कि ये कौन से सॉइल के जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और तीसरा है, इसमें जो हायर पार्ट्स में जो सुटेबल होती है, क्या हालांकि जो हायर पार्ट्स में जो है काफ़ी अच्छी बन जाती है रेड सॉइल, वहाँ पे हायर पार्ट्स में हम बाजरा, ग्राउंडनट एंड पोटैटो उगा सकते हैं रेड सॉइल पे। और जो नीचे के एरिया होते हैं उस पे हम जो है रेड सॉइल पे राइस, रागी, टोबैको एंड वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं। दीज सोइल्स आर रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, लेकिन जो रेड सोइल होती है वो जो है उसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो लाइम,
ह्यूमस और नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड, ये ऊपर पढ़ चुके हैं और ये जो है कम मात्रा में पाया जाता है। ये गाइस हो गया रेड सॉइल के बारे में। अब पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल या फिर जिसको हम रेगुड सॉइल भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक लावास। मतलब कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये जो है हमारे वेदर और जो वोल्केनिक इरोजन होते हैं, जब ज्वालामुखी पड़ती है उसकी वजह से ये बनती है। इसलिए जो है ये फाउंड कहाँ मिलती है हमें, डक्कन लावा प्लेट्यू में, मतलब कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये वोल्केनोज होती है वहाँ पे हमें ज़्यादा मात्रा में ब्लैक मिट्टी मिलती है। और ये गाइस किसके लिए गुड होती है, इट इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, मतलब कि जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन को उगाने के लिए, ब्लैक सॉइल। तो सबसे ज़्यादा कॉटन कौन सी मिट्टी पे उगती है, तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक सॉइल। अब बढ़ते हैं लेटरेट सॉइल। लेटेराइट सोइल जो है गाइज ये फॉर्म होती है इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ड्यू टू वॉचिंग अवे ऑफ लाइम एंड सिलिका। मतलब कि ये जो गाइज लेटेराइट सोइल है हमारी, ये जो काफ़ी होती है जहाँ पे उस एरिया में मिलती है हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है, लाइक सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होता है जब बारिश होती है तो उस मिट्टी में से जो है गाइज लाइम और सिलिका जो है हट जाता है। लेकिन लगातार बारिश होती है तो बारिश जो है अपने साथ लाइम और सिलिका को जो है बह के कहीं और ले जाती है, फिर जो मिट्टी बचती है उसको हम जो कहते हैं गाइज उसको कहते हैं लेटेराइट सोइल। और ये हमें ज़्यादातर जो है कहाँ पे मिलती है, हिल्स और माउंटेन्स पे हमें सबसे ज़्यादा मिलती है लेटराइट सोइल। अब है लास्ट एरिड सोइल। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली अक्रॉस द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान। मतलब कि जो एरिड सोइल है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, बंजर इलाकों में। जैसे राजस्थान, आपने देखो राजस्थान के काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं जो वहाँ पे बंजर है, वहाँ पे खेती नहीं होती कि वो मिट्टी में है नहीं खेती करने लायक। तो वहाँ पे जो है एरिड सोइल उसको हम जो मिलती है सोइल उसको कहते हैं हम एरिड सोइल। ये सिर्फ जो है कुछ ही क्रॉप्स हैं जो जिनके लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे ज्वार और बाजरा। तो ज्वार और बाजरा जो है गाइज वो हमारा एरिड सोइल पे उगाया जाता है, जो कि राजस्थान के इलाकों में या फिर गुजरात के जो बंजर इलाके हैं वहाँ पे ये सोइल मिलती है, एरिड सोइल। तो ये था गाइज सारी सोइल के बारे में। आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन और सेकंड दी हुई है रीजन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको गाइस बताया क्वेश्चन में जो लास्ट एंड होती है स्टेटमेंट के उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, हमें करेक्ट पूछा गया या फिर इनकरेक्ट। तो हमें आप पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हमारी फर्स्ट है असर्शन, एलोविल सोइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। और सेकंड है हमारी रीजन, एलोविल सोइल्स आर रिच इन फॉस्फोरस। मतलब बोला गया है फर्स्ट में कि एलोविल सोइल हमारी फर्टाइल होती है और रीजन ये दिया गया है क्यों होती है, क्योंकि ये रिच होती है फॉस्फोरस में। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये इसमें बोला गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर आपने इससे पहले के 5 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़े हैं, और शायद मेरे ख्याल से पहला और दूसरा क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में मैंने, अगर आपने वो बिल्कुल ध्यान से पढ़े हैं तो आप भी इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते थे। कि जो ए है इसमें क्या बोला गया है, एलोविल सोइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। तो हम सबको पता है कि जो एलोविल सोइल है काफ़ी फर्टाइल होती है और काफ़ी सारी खेती की जाती है सोइल पे। और जो रीज़न दिया गया है क्यों होती है, ये बोला गया है एलोविल सोइल आर रिच इन फॉस्फोरस। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो एलोविल सोइल होती है ये हमारी पोटाश में रिच होती है ना कि फॉस्फोरस में। तो इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटाश मिलता है ना कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में काफ़ी पुअर होती है। तो इसलिए जो है जो हमारी आर है वो गलत है और ए सही है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पर ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं एलोविल सोइल के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो वे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस यहाँ पे जो है एलोविल सोइल के बारे में और भी बताया गया है, तो फिर पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ बोला गया है पहली लाइन में, इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लान आर मेड ऑफ द एलोविल सोइल। मतलब कि जो हमारा जितना भी नॉर्थ का जितना भी एरिया है ये पूरा पूरा का पूरा जो है किससे बना है, एलोविल सोइल से बना हुआ है। अब जो है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब कि जो इंडस गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर है। यही है जो क्या करती है, डिपॉजिट करती है, मतलब कि ले जाती है एलोविल सोइल को सारे नॉर्थन रीजन में। मतलब कि जो ये तीन मेन रिवर है, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यही जो है पूरे नॉर्दर्न प्लान में जो है एलोविल सोइल को पहुंचाती है। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि कौन सी जो नदियां हैं वो एलोविल सोइल को नॉर्दर्न प्लान में बताती है, तो है इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन मेन नदियां हैं जो कि एलोविल सोइल को पहुंचाती हैं नॉर्दर्न रीजन तक। अब दूसरा है डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर इन ईस्टर्न कोस्टल प्लान इज ऑल्सो हैविंग एलोविल सोइल। मतलब कि जो डेल्टा है महानदी के, गोदावरी नदी है, कृष्ण नदी है, कावेरी नदी है, ये भी जो है पहुंचाती है एलोविल सोइल को अलग अलग पार्ट्स तक। नीचे दिया गया एलोविल सोइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, ये हमें पढ़ चुके हैं पहले ही। फर्टाइल एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी एंड व्हीट एंड पल्सेज।
मतलब कि जो एलोवेल सोइल है काफ़ी फर्टाइल होती है, और जो है शुगर कैन मतलब कि गन्ना, पैडी, व्हीट, गेहूँ और पल्सेस मतलब कि दालें, इनको उगाने के लिए काफ़ी अच्छी सोइल मानी जाती है एलोवेल सोइल। और ये नीचे लास्ट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, उसमें बोला गया है रिच होती है पोटाश में एंड लाइम में। और ऊपर जो हमें क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन में, तो उसमें बोला गया था रिच होती है फॉस्फोरस में, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि रिच होती है पोटाश और लाइम में। तो guys, ये तो हमारा 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गाइस हमसे पूछा गया है जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। तो हमसे पूछा गया है कौन सी जो है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 and 3। 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, और सेकंड जो है गलत है। पहली क्या स्टेटमेंट गाइज, शेडिंग द लीव्स completely and appearing as a vast greenland in dry season is the feature of dry deciduous forest। मतलब कि जो है ये अपनी जो लीव्स होती हैं, मतलब कि जो इनकी पत्तियां होती हैं इन फॉरेस्ट के ऊपर, ये सारी झड़ जाती हैं, और ये जो है एक ड्राई सीजन में जो है सूखे पेड़ की तरह लगते हैं। ये जो फीचर है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का, बिल्कुल सही है। ऐसी जो थर्ड है, खेर, खेर ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो खेर ट्रीज होते हैं ये हमें ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर, ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल गाइस गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में और भी। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, और दूसरे हम कह सकते हैं मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये जो है पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है उसको कहेंगे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, और जो वहाँ पे पानी बहुत कम है उसको कहेंगे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। और गाइस इनको दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, हम इनको जो है मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ये हम पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो मैं आपको अंडरलाइन जो है लाइन पढ़ूंगा। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो है स्प्रेड होते हैं इन द रीजन ऑफ वेयर रेनफॉल रेंज बिटवीन 7 to 100 सेंटीमीटर। तो गाइस जैसे आपको आपने देखा, जो ऊपर स्टेटमेंट सेकंड उसमें बोला गया था जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे रेनफॉल होती है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर है, जो कि गलत थी, क्योंकि जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल होती है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर। इसलिए जो वहाँ पे काफ़ी सूखा होता है वहाँ पे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट उनको कहा जाता है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि वहाँ पे 100 to 100 की जगह 70, अगर 70 to 100 आता तो बिल्कुल सही होती। और लास्ट है तेंदू, पालास, अमलात, बैल, खेर, एक्सलवुडी, जितने भी पेड़ हैं सारे जो है एग्जाम्पल है किसके, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के। तो फिर अब बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्प्रूस एंड फिर। ये जो हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें ये स्पीसीज पाई जाती है। तो गाइज मैं आपको पहले फोटो दिखा देता हूँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैसे होते हैं। तो गाइज ये है हमारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट की फोटोज। अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये होते किस तरह के हैं। तो गाइज ये जो पेड़ होते हैं ये कॉन बियरिंग नीडल होते हैं, लाइक जो आप देख सकते हैं फोटो में भी, एक कॉन की टाइप में है, ऊपर एक नीडल टाइप में है। इट इज इन एरिया ऑफ लॉन्ग विंटर्स एंड मॉडरेट टू हाई एनुअल प्रिसिपिटेशन। मतलब कि जो है जो बोला गया है जो ये ट्रीज होते हैं हमें, ये हमें कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम तक जो है सर्दी पड़ती है, बहुत टाइम तक बर्फ पड़ती है, उस जगह पे हमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, इस सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जो है ट्री के स्प्रूसिस, पाइन्स एंड फिर जो है इस कॉनिफोरस फॉरेस्ट के एग्जांपल हैं। और जो स्प्रूस है जो हमने पढ़ा था स्प्रूस एंड फायर, ये जो है एक स्पीसीज है कॉनिफोरस फॉरेस्ट की। तो स्प्रूस क्या करते हैं गाइस, स्प्रूस जो है इसकी जो पल्प होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसमें, पेपर इंडस्ट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन पेड़ों का। इन पेड़ों में स्पीसीज है स्प्रूस, तो उसका जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। ऐसी फायर जो है वो एवरग्रीन कॉनिफोरस ट्रीज हैं। अब इसके बारे में गाइस थोड़ा और पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस टीक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थीसिस है
ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट की। तो गाइस इसकी काफ़ी ये जो है काफ़ी अच्छी लकड़ी मानी जाती है। टीक इज़ हाई रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट डैमेज इज़ अ हाई क्वालिटी टिम्बर स्पीसीज, मतलब कि जो इसकी टीक की लकड़ी होती है ये काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी की मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो दीमक है वो नहीं लगती। ऐसी साल जो है वो फाउंड होती है ड्राई एंड वेट डिसीडस फॉरेस्ट में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कौन सा स्पीसीज है जो ड्राई और वेट दोनों में मिलती है, तो वो है साल। ऐसे ही है थर्ड ऑक्स, ये होती है वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सेमी डेजर्ट टू सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ओक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज ऑफ द टेम्परेट ब्रॉड लिव्ड हिमालयन फॉरेस्ट, मतलब कि जो है टेम्परेट ब्रॉड लिव्ड हिमालयन फॉरेस्ट है उसकी जो है सबसे खास स्पीसीज है। तो क्या ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट के पास जो है सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो कैसे मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया में जो है वहाँ पे फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 24.56%। मतलब कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट थी 2019 की, यहाँ पे 2019 की बात हो रही है। उसमें बताया गया था जो जितना भी एरिया है इंडिया का पूरा, से मान लीजिए 100% एरिया है इंडिया का, चाहे जितना मर्जी है, उसके 24.56% एरिया है उसमें जो है इंडिया में फॉरेस्ट है। और जो विच हैज़ सीन मार्जिनली इंक्रीज 0.7% सिंस 2017, मतलब कि 2019 की रिपोर्ट में यही बताया गया कि 2017 से लेकर 2019 तक जो है 24.56% में जो है 0.17% का और इंक्रीमेंट हुई है, मतलब कि जो है 0.17% और एरिया बढ़ा है फॉरेस्ट कवर में। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है टॉप 5 स्टेट दे रखी है जिनपे सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है। सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और फिर है महाराष्ट्र। ये जो है टॉप 5 कंट्रीज है जिनके पास जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, द फॉरेस्ट विच एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन आर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से फॉरेस्ट हैं जो काम करते हैं बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन, मतलब कि साइक्लोन की स्पीड को कम करने के लिए कौन से फॉरेस्ट जो है बड़े काम के आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनग्रोव। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है काम करता है एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन, साइक्लोन की स्पीड को कम करने के लिए। तो गैस बारे में और पढ़ते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर हेलोफाइट्स, इनको हम हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रो होते हैं ऑन अ कोस्टल एरिया, जो कि एक्ट करते हैं एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। तो गाइस ये काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि हमें साइक्लोन से बचाते हैं, क्योंकि साइक्लोन जो स्पीड से आ रहा होता है उसकी स्पीड को कम करते हैं और जो उसके प्रभाव को कम करते हैं और जिससे जो तबाही जो होती है वो कम होती है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।